Madam, 35 years old, हम्म Gravida 4, para 3, abortion 0 at 7 weeks with ultrasound report. She had previously cesarean sections and placenta previa in the last cesarean section 3 years back with history of postpartum hemorrhage. She is much worried as sonologist asked her immediately to get her checkup done by the obstetrician and हम्म address her concern. हम्म मैम फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट इज दिस रिपोर्ट शोइंग एंड व्हाट विल हैपन टू मी नाउ हाउ विल यू तो ट्रीट मी वो एंड तो कैन देखो। आई। हम्म वो तो फिर काउंसलिंग सेशन पे आपका जो रोल प्लेयर है वो आपसे सवाल पूछेगा। सो फॉर द ऑनवर्ड डिस्कशन यू हैव टू फाइंड आउट अ रोल प्लेयर एज वेल। जी मैडम, अगर हम्म कोई मेरे साथ रोल प्ले बनना चाह रहे हैं तो काइंडली प्लीज आ जाएं। ये काउंसलिंग भी हो डॉक्टर तो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मैं हाँ बन जाती हूँ। जी, ओके डॉक्टर ठीक है। इमराना आप। जी जी। ठीक है, चले। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद द अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैज एडवाइज्ड द पेशेंट टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली, ऐसा ही है? जी मैडम। जी। Okay, so ultrasound report is there. You have to tell the report of ultrasound ताकि बाकी सबको पता चले ना, क्योंकि वो विजुअली तो देख नहीं सकते अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। या अगर किसी तरह से इसको डिस्प्ले किया जा सके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को, सो दैट एवरीवन कैन गेट कि इमेज का बेसिकली इमेज परसेप्शन कैसी होती है इसमें, जो आप केस डिस्कस करना चाह रहे हो उसमें डायग्नोज होता है कैंडिडेट से या नहीं, बिकॉज the candidate should be able to diagnose it by ultrasound report. तो कैसे आप उसकी रिपोर्ट बताओगे या क्या करोगे? मैडम मैं चलो ठीक है, आप अब रिपोर्ट ही रिपोर्ट बता। खुद बताओगे एंड योर रोल प्लेयर विल आस्क यू कि why the ultrasonologist is so worried and has sent to her. जी। जी मैम। हम्म मैम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पहले एक दफा पढ़ के बता दूं जो मेरे पास है या बस स्टार्ट नहीं कर दूं नहीं, आगे? आप फिर आप ऐसे करो कि आपका जो रोल प्लेयर है ना वो आपसे सवाल पूछेगा कि मुझे डॉक्टर ने ऐसे आपके पास भेजा है तो आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है, देन यू कैन टेल द रिपोर्ट टू एवरीवन। फिर उसमें रिपोर्ट जी सबको मैडम। ही पता चल जाएगी। जी ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिका है, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम सिद्रा है। वालेकुम सलाम। सिद्रा, सिद्रा मेरे पास एक तहरीरनामा है जिसमें लिखा है कि आपकी उम्र 35 साल है, आपके पहले 3 बच्चे हैं और 3 बड़े ऑपरेशन हैं और अब आप मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहबा। ठीक है। सिद्रा, आप जो है वो मुझे बता सकती है, मैंने ना एमआर नंबर से और आपके नाम से ये कंफर्म कर लिया कि ये रिपोर्ट आपकी ही है। आप काइंडली जो है अपने साथ किसी को लाइए, कोई और आया तो काइंडली उसको बुला लें। नहीं डॉक्टर साहबा, अभी तो मैं अकेली ही आई हूँ रिपोर्ट लेके। अच्छा ठीक है। मैं आपके साथ आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिस्कस करती हूँ। आपके आपको इसके बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में आपके अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कुछ बताया है? नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे कुछ खास तो नहीं बताया, बस वो थोड़ी सी परेशान थी तो अच्छा, उन्होंने कहा एक एक मिनट बेटा, आपको मैं रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ आतिका। जी इसमें जो मैडम। रोल प्लेयर होता है ना, रोल प्लेयर की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उनको दी जाती हैं। और रोल प्लेयर की इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जैसे सिनेरियो तो आपने बता दिया, सो रोल प्लेयर नोस के उसमें उसका एक्चुअली क्या है, उसकी एज कितनी है, ग्रेविडिटी पैरिटी कितनी, वो तो ठीक है। लेकिन ऑनवर्ड उसको ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे ये था, तो उसमें अब जाहिर है इस तरह से ऑनलाइन रिटर्न तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कम से कम ये कि ये रिपोर्ट क्या है, इसका क्या जो भी क्वेश्चन हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फ्यूचर प्रेगनेंसी पे क्या होगा, और इसमें आप ट्रीट कैसे करेंगे, दिस एंड दैट, ये सारे सवाल। तो इमराना आप सिद्रा, नहीं इमराना है वो तो इमराना, लेकिन एज रोल प्लेयर यू आर सिद्रा। तो ये जी क्वेश्चन बेटा आपको पूछने हैं इनसे जब आप डिस्कशन कर रहे होगे, ठीक है? जी। चलें जी। ठीक है। जी कंटिन्यू करें अतका। जी मैडम।
हम्म। सिद्रा, मैं आपके साथ आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। आपका कुछ मुआयना और कुछ रिपोर्टें भी करवानी पड़ेंगी, ताकि मैं आपके लिए आपके मसले के मुतालिक मुकम्मल लाइहा अमल आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है? मैं समझ रही हूँ कि आप कुछ परेशान हैं। अभी इंशाल्लाह मैं आपका राब्ता, अगर आप चाहें तो साइकोलॉजिस्ट से भी करवा दूंगी। आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके तीनों बच्चे जो बड़े ऑपरेशन से हुए हैं वो ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब, वो तीनों ठीक है। ठीक है। और ये हमल आपने खुद किया है या कुछ दवाइयाँ लेने से हमल हुआ है? नहीं, ये हमारे खुद ब खुद हो गया। ठीक है, यानी आप फ्यूचर में भी हमल करना चाहेंगे इसके बाद भी? हम्म, आप आपके बेटे बेटियां कितने हैं? आप मजीद हमल करना चाहती हैं? मेरा कोई खास इरादा तो नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे दो बेटे और एक बेटी है। जी ठीक है। पिछले हमल में आपका ऑल जो है वो नीचे थी और आपको ब्लीडिंग वगैरह काफी ज्यादा हुई। इस दफा आपको खून की बोतलें लगी थी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड तो ओ पॉजिटिव है। ओके ठीक है। अच्छा। और अब मुझे ये आप काइंडली बताएंगे कि इस दफा आपको हमल के दौरान आपको कैसे पता चला हमल है, और हमल के दौरान कोई ब्लीडिंग या पेट में नीचे दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा था? आप अल्ट्रासाउंड खुद ही कराने गए हैं? नहीं, मुझे हल्का हल्का दर्द भी था और थोड़ी सी मुझे जो है ना वो दाग सा लग रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने। और जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगी कि आपके जो दर्द है और ब्लीडिंग, वो मतलब दाग वगैरह ही लग रहा है, दर्द कितनी के है और रुक रुक के हो रही है या हुई जा रही है? डॉक्टर साहब, पहले थोड़ी थोड़ी हो रही थी कुछ 3 4 दिनों से ना। तो अब तो जी थोड़ी ज्यादा हुई है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। और मैंने ठीक है। ना आप स्टिप से चेक किया था हमल को ना। जी जी, आपको माहवारी रेगुलर आती है महीने के महीने? हाँ जी, रेगुलर आती है। ठीक है। और आपको फॉलिक एसिड की गोलियां शुरू की थी आपने इस दफा? नहीं, अभी कोई खास स्टार्ट नहीं की थी। आपके पिछले तीनों बच्चे जो ऑपरेशन से हुए हैं बिल्कुल ठीक हैं वो? हाँ जी, वो बच्चे ठीक है। अच्छा, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का या हमल के दौरान, पिछले हमल में ये ब्लीडिंग के अलावा कोई दौरान हमल और ऑपरेशन के दौरान या फिर ऑपरेशन के बाद कोई पेचीदगी हुई हो? नहीं डॉक्टर साहब, शुगर नहीं है मुझे। और ठीक पेचीदगी भी है। कोई नहीं हुई थी। जब पिछली दफा आपका ऑपरेशन हुआ था तो आपको नीचे से बच्चेदानी पे चीरा दिया था या फिर आपके बच्चेदानी के ऊपर चीरा दिया था? ऊपर वाली साइड पे कोई आपको इस बारे में मालूमात या आपके पास कोई नोट्स वगैरह पड़े हो तो आप मुझे काइंडली बता दें। डॉक्टर साहब, इतना तो मुझे तफसील से नहीं पता उन्होंने नीचे या ऊपर चीरा दिया था। लेकिन ठीक है। बस ये था कि जो है वो मतलब अंदर वो कह रही थी कि चीजें थोड़ी जुड़ी हुई हैं। इससे ज्यादा नहीं हाँ, मुझे पता। जड़ों वाली ऑल तो नहीं बताई थी तब आपको, जुड़ी हुई, या ओल निकालने में नहीं कोई नहीं, मसला हुआ हो तो आप? नहीं नहीं नहीं, और नहीं बताई थी जुड़े वाली। जी ठीक है। आपकी आपको अभी तक कोई आपने खून की रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं? और नहीं डॉक्टर साहबा, अभी कोई खास खून की रिपोर्टें नहीं करवाई। बस ये जो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने मुझे कुछ सही इसके बारे में कोई अच्छे मुझे तासरात नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से चले जाओ, आपका हमल इस दफा जो है ना ठीक जगह पे नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बताएं अब मेरा क्या बनेगा। हाँ जी, मैं तो मैं बहुत आपको बता परेशान रही हूँ। हूँ। जी जी, मैं आपको बता रही हूँ। आप परेशान ना हो। आपका जो है ना, इस ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन हुआ है? नहीं डॉक्टर साहबा, बस यही वो 3 ऑपरेशन। आपको किसी दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है? या नहीं हुक्का या सिगरेट नोशी वगैरह का इस्तेमाल, या नीचे से पानी पड़ता रहता हो अक्सर? नहीं, सिगरेट मैं वक्फे के लिए इस्तेमाल नहीं क्या? करती हूँ वैसे। तो कभी कभी पानी पड़ जाता है, वो ठीक हो जाता है वक्फे दवाइयों से। जी जी, वक्फे के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करती हैं? अह, वक्फे के लिए जो है मैंने कुछ टाइम जो लास्ट वाला बच्चा हुआ था, तो मैंने कुछ गोलियां और टीके इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो मैं कुछ खास नहीं कर सकी थी। उनके साइड ठीक इफेक्ट है। से फिर मैंने छोड़ दिया था। जी ठीक है। अब मैं आपका मुआयना करूंगी, जिसमें आपकी नब्ज की रफ्तार, आपकी कदर वजन की पैमाइश और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह देखूंगी। आपको फिलहाल कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, बस दर्द है मुझे। ठीक है। आपकी आंखों के सामने अंधेरा या चक्कर या कोई इस तरह का मसला, दर्द आपकी ज्यादा हो या ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो आपने मुझे बताना है। ठीक है?
अच्छा, आपके मुआयने पेट पे हाथ लगाने से आपको कहीं दर्द तो नहीं होता? हल्का हल्का होता है। ठीक है, आपने इस टाइम पैड वगैरह रखा है तो मुझे काइंडली वो भी दिखा दो। ठीक है। ठीक। अब मैं आपकी अब मैं आपकी कुछ रिपोर्टें करवाऊंगी, जिसमें आपकी पूरे ब्लड की कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आपने मुझे बताया, हम फिर भी इस एक दफा कंफर्म कर लेंगे। और शुगर की जो चीनी पिला के जो एक शुगर का टेस्ट होता है, उसके अलावा आपके जिगर के और गुर्दों के टेस्ट करेंगे। और अब मैं आपको आपके जो है ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में आगाह दूँ। जो आपकी तो अल्ट्रासाउंड बहुत रिपोर्ट है गर्मी उसके है। जो आपकी जी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसके अंदर जो आपका हमल है वो आपकी जो पिछला ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर है। इस जी। पिछले पिछले ऑपरेशन वाली जगह पे बाल दफा इस तरह से होता है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि बार बार ऑपरेशन की वजह से ये जो जगह है ये काफी पतली हो जाती है। तो जी और इसमें सरवा, कुछ लेकिन जी जी आप क्या कह रही हैं, मुझे मुझे समझ नहीं आई। ऑपरेशन वाली जगह पे हमल हुआ हुआ है? मतलब जी जी, आपका जो कहने का पिछला मकसद ये है कि बच्चादानी में हमल नहीं है? बच्चेदानी के अंदर जो पिछला ऑपरेशन हुआ हुआ है उसके अंदर हमल है। जो जब बार बार ऑपरेशन होते हैं तो बच्चेदानी जो है उसके अंदर नॉर्मल टिश्यू की बजाय कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, वो जगह सख्त हो जाती है। उसमें उसकी मोटाई भी बाकी सारी बच्चेदानी के मुकाबले में कम हो जाती है, इस वजह से उसके अंदर हमल होने के चांसेस होते हैं। और आपकी 3 ऑपरेशन हुए हैं, इस वजह से इसमें हमल होने के चांसेस थे, और ये आपको इसमें हमल डॉक्टर हुआ है। साहब, अल्ट्रासाउंड। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपका आपका मतलब है कि जो मुझे ऊपर जो मेरा चीरा दिया हुआ गया तो उसके अंदर हमल है, तो फिर ये क्या होगा मेरे साथ? आप परेशान ना हो, हम आपका एक बीटा एचसीजी की रिपोर्ट है वो टेस्ट करवाएंगे, और आपका अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएंगे, जिसमें आपकी इस बच्चेदानी की इस जगह पर मोटाई चेक करेंगे, और फिर इस हिसाब से हम आपका तरीका जो इलाज है वो देखेंगे। फिलहाल क्योंकि आपका कोई और बहुत शदीद मसला नहीं है, इसलिए इमरजेंसी आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने माहिरीन डॉक्टर्स, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और बेहोशी वाले डॉक्टर, उनसे सारा रब्ता करूंगी। आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट और बाकी सारी रिपोर्टों के बाद आपको एक मीथोट्रेक्सेट नाम का टीका है वो लगाएंगे। इस टीके के लगाने से ये फायदा होगा कि जो आपकी बच्चे की धड़कन आई हुई है और आपका 7 हफ्तों का हमल है, ये 7 हफ्तों का हमल, इस जो धड़कन है वो भी इससे बंद हो जाएगी, और इसमें ब्लीडिंग के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज पे हम मीथोट्रेक्सेट के बाद, इस इंजेक्शन के बाद आपको चांसेस हैं कि आपकी नीचे से सफाई करें, या फिर एक नीचे से कैमरा डाल के ऑपरेशन करें, या फिर बाज दफा क्योंकि आपके पहले जो है वो प्लेसेंटा जो है वो ओल नीचे भी थी, अगर ये जुड़ी रह जाती है तो इस केस में हम आपकी कैमरा डाल के या फिर ऑपरेशन करके बच्चेदानी को का ये हिस्सा काट के उसको दोबारा जो है वो जोड़ सकते हैं। अब डॉक्टर इस साहबा, मेरी ये मेरी बच्चादानी का क्या बनेगा? और मैं खुदा ना खास्ता बच्चादानी तो मेरी नहीं निकाह, अभी तो मेरा इरादा है कि मैं तो और बच्चा करना चाहूंगी, तो ये आगे फिर मेरे हाँ साथ जी, क्या मसला बनेगा? ठीक है, आप परेशान ना हो। बच्चेदानी निकालने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। मीथोट्रेक्सेट लगाने का यही फायदा होता है कि ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसका जो है वो, अगर हमें किसी भी स्टेज पे लगता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या फिर अगर नीचे से कैमरा डाल के ऑपरेशन जो है उसकी फैसिलिटी मौजूद ना हुई, तो हम आपका चीरा देके इस जगह से पहले ऑप्शन में यही होगा इस सूरत हाल में, कि हम वो जगह काट के उसको दोबारा से आपस में जोड़ दें। बच्चे दाने निकालने के बहुत कम चांसेस होते हैं, परेशान ना हो। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी डॉक्टर साहब, और वो जो आप दवाई कह रही हैं आपको मुझे लगाएंगे, तो फिर उस दवाई का मतलब उसका क्या उसका क्या असर होगा मेरे ऊपर, और वो क्या ये ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस दवाई से? हाँ जी, ये उस दवाई से ठीक होने के चांसेस तो काफी ज्यादा होते हैं। उस दवाई के अगर हम साथ जो है वो दवाई लेके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो नीचे से कैमरा डाल के निकालें, तो इसके कामयाबी का तनासब बहुत ज्यादा है। ये मसला आपको दोबारा होने के चांसेस जो है वो 3 से 5% दोबारा होंगे। अब आपने इस दफा अपनी बीटा ईसीजी की रिपोर्ट हम आपकी, जब ये आपको मिथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन देते हैं तो चौथे और फिर 7वें दिन पे दोबारा करवाएंगे, और जब एक दफा आपका ये सारा इलाज हो जाता है उसके बाद फिर हम आपकी बीटा ईसीजी के लेवल जब 10 से नीचे आ जाएंगे तो 3 दफा दोबारा कराएंगे, ताकि नेगेटिव रहें, क्योंकि इस बीमारी में चांसेस होते हैं
कि ये निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत अगर कोई पीस रह जाए तो उसमें इन्फेक्शन और या फिर नालियां आपस में जुड़ने के इम्कान होते हैं। अच्छा, डॉक्टर अब साहबा फिर अगला अगला हमल जो है, अगला हमल फिर मेरा दोबारा तो इसमें नहीं होगा, मतलब मैं आगे बच्चा कर पाऊंगी, मुझे इजाजत होगी तो खुदा ना खास्ता फिर अभी ये, ठीक है। जी, अभी आपको कुछ अरसे के लिए इस अमल के बाद वक्फे की जरूरत है। आप डेढ़ डेढ़ माह तक जो है वो अपना वक्फा करें और उसके बाद फिर फॉलिक एसिड की गोलियां शुरू करें। इसके बाद जो है वो आप अपने मियाँ से डेढ़ माह बाद अपना अज़वाजी ताल्लुक दोबारा बना सकती हैं। तब तक आपके जख्म भी ठीक हो जाएंगे और अगली प्रेगनेंसी में फिर आप जैसे ही आपको हमल होता है उसमें फिर आप जल्दी से जितनी जल्दी हो सके 6 से 8 हफ्ते जैसे गुजरे तो अपना अल्ट्रासाउंड और BTIC की रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि ये दोबारा होने के कुछ चांसेस हैं। आप कुछ और पूछना चाहेंगी तो बता दें। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब मुझे आप दाखिल करेंगी या मैं घर जाऊँ, सामान वगैरह लेके आऊँ, अब कोई मतलब कोई इमरजेंसी इस तरह का मुझे बताएं, फिर मैं घर फोन करूँ। अब मुझे दाखिल अभी तो करना है। जी, अभी तो आपको मामूली नोयत का दर्द है। अभी आप अपने घर जाएं, अपने मियाँ से मशवरा करें, उनको इलाज की जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आप इंजेक्शन लगा सकती हैं। वो इंजेक्शन जो है उसके बाद आपको क्योंकि फॉलोअप की ज़रूरत है तो बेहतर यही होगा कि हम आपको हॉस्पिटल दाखिल करें और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर हो सकता है कि लेकिन हमें डॉक्टर ऑपरेशन। साहिबा, जहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मुझे तो दर्द है ना, मैं आपको बताया मुझे दर्द है, तो उन्होंने कहा कि आप फौरन से पहले चली जाएं उस बड़े अस्पताल। तो अब आप मुझे जी घर जी, भेज रहे आप तो क्योंकि बहुत मामूली नोयत का दर्द है और बहुत मामूली ब्लीडिंग है तो आप घर जाके अपनी मियाँ से मशवरा करके फिर मैं आपको दाखिल करके, क्योंकि आपको फॉलो अप की जरूरत है तो फिर मैं इसकी आपको दाखिल करके ही आगे सारा काम करूँ। हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। आपने कुछ और पूछना है तो बता दें। नहीं, ठीक है बस। अब आप परेशान ना हो। ये मसला है तो सही, मैं समझ सकती हूँ कि पिछली दफा भी आपका प्लेसेंटा टूट गया था और इस दफा भी हमल आपका जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं साइकोलॉजिस्ट से आपका रब्ता करती हूँ। इंशाल्लाह इसका इलाज मुमकिन है और अगली दफा आप हमल भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आपके पास अगली दफा हमल करने के चांसेस हैं और इस हॉस्पिटल में ये लेप्रोस्कोपी की और हिस्टोस्कोपी की सहूलत भी मौजूद है। तो आपके लिए ये फायदा होगा इंशाल्लाह। आपको परेशान ना हो, हम अपनी जो सबसे बेहतरीन टीम है उसके साथ आपका रब्ता करें। आपके और ये मालूमाती किताबचा भी है, आप इसे पढ़ लें और ठीक है डॉक्टर। जी, हो गया खत्म। जी मैडम, अच्छा, शायद हो हम गया है। सबसे पहले तो आतिका, आप अपनी काउंसलिंग को जरा रिव्यू करें कि आपको कहाँ पे मुश्किल हुई। मुझे एक तो स्पीड कम लग रही रोल थी। रोल प्लेयर वाज क्वाइट स्मार्ट, तो उसने क्वेश्चन तो ठीक पूछे। तो बट व्हाट डू यू फील वाज वीक इन योर काउंसलिंग एंड हाउ यू कुड इम्प्रूव इट। मैडम आप बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं, सबसे पहले तो बेटा अपने आप को खुद रिव्यू करना होता है, बिकॉज द एडल्ट्स नो देयर वीक पॉइंट्स, दैट मैम वेयर मुझे लग यू रहा है मैं फील अल्ट्रासाउंड पे बहुत डिफिकल्टी। देर बाद गई। हम्म। अल्ट्रासाउंड वाली बात पे बहुत देर बाद गई, मुझे जरा उसमें टाइम लग एंड यू गया था टुक उस चीज मच में। टाइम इन टेकिंग द हिस्ट्री, क्योंकि जी जी। आपके तकरीबन 6-7 मिनट सिर्फ हिस्ट्री में ही लग गए, जो कि ज़ाहिर है क्विकली यू हैव टू रैप इट अप। और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें बेसिकली अगर आप परसेंटेज के हिसाब से बताएं तो एक जो एजुकेटेड रोल प्लेयर होता है, अमूमन उसमें पेशेंट का एजुकेशन स्टेटस भी बता दिया जाता है। काउंसलिंग स्टेशन यहाँ पे होते हैं कि आपका पेशेंट इतना पढ़ा लिखा है, जॉब करती है या नहीं करती, और उसका ये सिनेरियो है। तो उसमें अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें तो वो ज्यादा बेहतर साउंड करता है। एनीथिंग एल्स, देन आई विल आस्क फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल अबाउट देयर कमेंट्स एंड रिव्यू। मैम और जो शहनाज, भी इसमें जो है वो ये था कि हिस्ट्री बहुत लंबी ली थी, थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि यस पेशेंट जो है वो यस, पेन के साथ आई आई थी और वो फील दैट डॉक्टर हिस्ट्री वाज लॉन्ग, जबकि उसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। मतलब OGTT का और ये सारे सवाल जो है ना वो मतलब इतना ज्यादा नहीं थे पूछने के हाँ, ना ये। मतलब उसमें सिंपली पूछा जा सकता है कि पिछली प्रेगनेंसीज में कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ, तो जी इसलिए जो है वो हिस्ट्री पे काफी ज्यादा टाइम बल्कि वेस्ट हो गया। तो उसमें फिर बाकी काउंसलिंग के लिए अगर आपके पास 4 या 3 मिनट बचे हैं तो उसमें आप चीज़ों को फिर पूरा नहीं कर सकते।
यहाँ तो हम ज़ाहिर एक एक्स्ट्रा टाइम दे के कर रहे होते हैं कि पूरा हो जाए सेशन। तो एक तो ये चीज़ थी। और जी डॉक्टर इमराना, आप ही बताइए, आप तो रोल प्लेयर थे, कि जी आपको और एज रोल प्लेयर क्या चीज़ें डेफिशिएंट लगी? ये डेफिशिएंट मुझे तो ये लगा कि स्कार एक टॉपिक वाली पेशेंट जो पेन के साथ रेफर होके आई है, प्रीवियस हाँ, स्कार है, तो फिर हम yes, घर पे yes, जाके that patient need not to be discharged जी उसको तो because एडमिट this करना can है be an इमरजेंसी। emergency situation. This can be an emergency situation and the onset of some complication. क्योंकि डायग्नोसिस हो चुका हुआ है, एसिम्टोमेटिक है, तो आप उसको मतलब कर दे सकते हो टाइम। लेकिन ये है कि जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है उसको आप एज एन इमरजेंसी ही मैनेज करते हैं फिर। ठीक है। और मैम दूसरा मेरा अपना एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी एक टॉपिक हो, चाहे ट्यूबल एक टॉपिक हो, सर्वाइकल या स्कार एक टॉपिक हो, वो एसिम्टोमेटिक भी हो हमारे मतलब हम्म। पाकिस्तान में, क्या हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं लीफलेट पकड़ा के? नहीं, उन्हें ट्रेनिंग उसमें नहीं मिल। देखो, उसमें बेसिकली इसमें तो सिर्फ एक चीज है ना। अब इसमें लीफलेट तो का मतलब है कि बस आप जाएं, आराम करें, जब आपको मसला होगा तब आएं। लीफलेट तो इस मकसद के लिए होता है। लेकिन ये है कि अगर आप पेशेंट को अलाउ करते भी, वो कहती है मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है, कोई घर पे है नहीं, ब्लड का बंदोबस्त करने वाला नहीं है, कंसेंट तो चलो पेशेंट खुद भी दे सकती है, बिकॉज देयर शुड बी सम अटेंडेंट अलोंग विद हर, अलोंग विद द पेशेंट इन सच केस। आप उसका जो भी करने जा रहे हैं, आपने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, उसका बेसिक स्टेटस आपने देखना है वाइल द पेशेंट इज विशिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ द यूट्रस। तो देर यू हैव टू डू होल एवेल्युएशन एट द इनिशियल स्टेप। उसमें आप टाइम ज़ाया नहीं करते हो। और फिर अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़े भी, इन केस ए सिम्टोमेटिक पेशेंट, तो फॉर फ्यू आवर्स आप भेज सकते हो कि अपनी तैयारी करके आ जाओ। लेकिन इसमें नॉट फॉर डेज एंड डेज। और उसमें हमेशा पेशेंट से आप पूछते हैं कि उसके साथ कोई उसका कोई फैमिली मेंबर कोई है जो कि उसको कंपनी कर सके, क्योंकि अमूमन अगर पेशेंट को ये बता दिया जाए कि तुम्हारी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, फौरन डॉक्टर के पास जाओ, तो पेशेंट तो पैनिक होता ही होता है, उसके घर वाले भी पैनिक होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई सिंगल पेशेंट और उसके साथ कंपनी करने वाला कोई भी ना हो। तो आप उनको इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बहुत क्लियर कट बता देते हैं, क्योंकि पेन और उसके अलावा जो है ये सारे सिम्टम्स, ये एक कॉम्प्लिकेशन का ऑनसेट का भी एक सिम्टम हो सकता है। तो आप उसको उस तरह से नहीं भेज सकते। लेकिन इवन क्योंकि एक्टॉपिक का तो असूल ही ये है कि इसमें ख़ास तौर पे जो ट्यूबल एक्टॉपिक होती है, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल थिन जो है वो होती है मसल लेयर, और उसमें कोई उस तरह से बैरियर नहीं होता। इसमें ये है कि चलो फिर एक मायोमीट्रियल लेयर है, अगर वो रप्चर भी है, अगर वो आउटसाइड ग्रो भी कर रही है, तो भी उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ट्यूबल में तो ये है कि एनी टाइम इट कैन रप्चर इवन इफ द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, और कोई उसमें कोई हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, इवन देन आप उसका ट्रीटमेंट डिले नहीं करते वंस शी रीचेज द हॉस्पिटल। उससे पहले क्या हुआ, उसकी उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर पे नहीं आती। तो इसमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट में भी यू डोंट गेट मच टाइम, आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, सिर्फ ये इसलिए कि वो अपनी अरेंजमेंट करके आ जाए। माइट बी शी डजंट हैव एनी मनी, माइट बी शी हैज़ टू बी विद सम फैमिली मेम्बर, या उसको सारी कंसेंट लेनी है, उसके सोशल सर्कमस्टेंसेस का हमें नहीं पता होता। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप टाइम देते हो, नॉट अदरवाइज इन सिम्टोमेटिक पेशेंट। ठीक है। तो ये ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन शुड बी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू द पेशेंट। ठीक है। उसमें जी फिर उसको सिर्फ तसल्ली दे के कूल एंड काम नहीं करना होता, पेशेंट को पैनिक भी नहीं करना होता। लेकिन आप उसको बता सकते हो कि इसमें इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये हो सकता है, सो दैट द पेशेंट नोज द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन। तब ही वो उसके साथ कंप्लाइंट होती है, मैनेजमेंट के साथ कंप्लाइंट होती है। ठीक है। अब हम अपने ऑडियंस से उनका रिव्यू पूछ लेते हैं। जी, एनीवन हु वांट्स टू गिव एन ओपिनियन अबाउट इट, जो काउंसलिंग इन्होंने की, जिन्होंने पूरी सुनी है काउंसलिंग। मैडम हम हिस्ट्री पॉइंट्स कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, और हिस्ट्री पॉइंट में ऐसे क्या पूछना है जो 2 मिनट में हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए? देखो, काउंसलिंग में आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। अब ये जो 2 मिनट है, इसमें हिस्ट्री पूछ के आप एग्जामिनेशन का सिर्फ मेंशन कर देते हो, आप एग्जामिनेशन तो नहीं कर रहे होते हो।
देन यू हैव टू डिस्क्लोज द सिचुएशन टू द पेशेंट, इसलिए कि उसको कुछ नहीं पता पहले से। अव्वल तो आप उसको प्रायर जो उसको इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी एक्सप्लोर करते हो, बट एज द पेशेंट डिड नॉट नो कि उसमें क्या है, डॉक्टर ने भी उसको कुछ नहीं बताया हुआ, तो देन यू हैव टू ब्रेक अ बैड न्यूज़। तो उसमें होता है, फिर उसके बाद आपने उसको ये बताना होता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑप्शंस, और जो रोल प्लेयर है वो साथ के साथ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो इसमें हिस्ट्री यू हैव टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि अगर आपके 5 या 6 मिनट अगर हिस्ट्री में लग जाएंगे तो बाकी चीज़ें फिर आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं, जो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो एक्चुअल जिसमें आपको क्योंकि आपने पेशेंट की सिचुएशन एवेलुएट करनी है बिफोर यू डिसाइड द मैनेजमेंट, तो इसके लिए कुछ आपने पेशेंट से सवाल करने ही हैं। लेकिन इसको अगर आप एक जुमले में पूछ लो कि पिछली प्रेगनेंसीज में कोई किसी किस्म का मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, या अगर इसका पिछला प्लेसेंटा प्रीविया था, तो अब नॉर्मली एडहेरेंट का पूछना बिल्कुल बनता है, लेकिन अब नॉर्मली एडहेरेंट अगर होता तो प्रोबेबली सिचुएशन इसकी मुख्तलिफ होती। तो लेकिन चूंकि प्लेसेंटा प्रीविया था, वो एक एडिड रिस्क फैक्टर है फॉर द स्कार एक्टोपिक, तो इसलिए जो है वो बस इतना सा पूछ लिया कितने ब्लड लगे और ये सारा कुछ, और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, प्लान्ड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ऑल दैट, और ए लास्ट बॉर्न चाइल्ड, लाइव बेबीज, मेल फीमेल्स, ये सारे ये इस हद तक ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो डिटर्मिनिंग अमूमन जो हम हिस्ट्री में चीज़ पूछते हैं ना, वो उस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की कॉजेज और कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में वो सिम्टम जो पेशेंट है इस वक्त जिसके साथ है कि उसको पेन है, पेन की नेचर क्या है, उसके साथ कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ये सारा आपने पूछ लिया, कोई चक्कर तो नहीं आते, यानी लो हाइपोटेंशन वाली चीज़ें। और इसके अलावा उसकी कॉजेस में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं स्कार एक टॉपिक की, जिसका पता आपको बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस रिकॉर्ड वो आपको पता चलेगा। कैसा इंसिजन था, कहाँ पे था, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, सर्जिकल टेक्निक क्या थी, और चूंकि ये इलेक्टिव सेक्शन थे, और किस किस जेस्टेशन पे इसका ये सेक्शन हुआ, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से बाद दफ़ा प्री टर्म भी करना पड़ता है सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें, जो एक आम पेशेंट को, नॉन मेडिकल पेशेंट को नहीं पता होती, और वो उसके लिए हमें प्रीवियस रिकॉर्ड को रिव्यू करना होता है। ठीक है, तो आप इतना सा बस बता सकते हो कि ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपका रिकॉर्ड में देख के तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि उसमें पिछले जो सेक्शन थे उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो यू हैव जस्ट टू मेंशन टू शो योर अवेयरनेस कि आपको ये पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप उस वक्त ना तो मरीज से पेपर मांगते हो और ना आप उसको रिव्यू कर रहे होते हो। और उसके बाद ये कि क्विकली यू विल कैरी आउट द एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ आप करके देन यू कम टू द एक्चुअल काउंसलिंग सेशन, जिसमें आपने ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, फिर उसके बाद पेशेंट को लेट हर ब्रीथ फॉर सम टाइम, मे बी फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड देन यू अगेन स्टार्ट, एंड द रोल प्लेयर स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ये इसका क्या मतलब है, ये किस तरह से खतरनाक हो सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड व्हाट यू विल डू विद मी नाउ। और उसके अलावा ये कि इसमें जो इसमें व्हाट यू विल डू का जवाब तो मैनेजमेंट ऑप्शन ही हैं। जो अब तक हमने अपने माइंड में एक चीज़ बना ली हुई है कि अल्ट्रासाउंड पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ, और अमूमन इसमें ये सिनेरियो के साथ दिया होता है कि बीटा ईसीजी इतना है, या अल्ट्रासाउंड पे जो एग्जैक्टली जो है, वरना आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो। और अल्ट्रासाउंड पे हमने कैसे ये डिटेक्ट करना है, अब ये हमें आतिका बताएंगी कि हाउ यू विल डिटरमिन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट एज पर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। जी आतिका। मैडम, अल्ट्रासाउंड में हमारे पास जो सर्विलेंस कार्य टॉपिक है उसके हम्म यूट्राइन कैविटी एम्प्टी होती है और सर्वाइकल कैनाल भी एम्प्टी होती है। हम्म। और जो ये सर्विलेंस एक कार्य मिनट करने बेटा, मैं बस एक मिनट बेटा, जरा फोन। जी आपका। जी मैम।
Ma'am, ultrasound के ऊपर empty uterine cavity and empty cervical canal, and the cesarean scarring shows a triangular shaped gestational sac, and the हम्म trophoblast surrounding trophoblastic tissue on the upper shows a high shows high velocity flow and low impedance, and there is a negative sliding sign, and um, and there is negative side, and upper applying myometrium is 10 between bladder and the gestation sac, and yes, ma'am, these are the signs, and Okay, we should. these all are the basically confirmatory signs as an ultrasound to confirm the scar ectopic. लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि स्कार एक्टोपिक के बारे में तो हमें पता है कि ये है वी आर बेसिकली जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है उसको हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये तो नहीं है, ये स्कार एक्टोपिक ही है, और ये जो फीचर्स आपने बताएंगे स्कार एक्टोपिक की कंफर्मेटरी साइंस है. But what I mean by type of scar ectopic and how do we determine कि हमने किस किस्म की स्कार एक्टोपिक में मैनेजमेंट क्या करनी है, बिकॉज दिस यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट. जब वो पूछती है कि मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट ऑप्शन मैम क्या इसमें हैं, तो उसमें एक जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है वो ये बताता है कि अल्ट्रासाउंड पे आपकी ये फीचर्स हैं, उसके हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट ऑप्शन ये है. यानी एक तो जनरल में तो एक लंबी लिस्ट है ना कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटियां, देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑप्शंस, बट व्हाट डू आउट ऑफ दैट लिस्ट आप इस पेशेंट के लिए एग्जैक्टली क्या चूज करोगे, दैट अगेन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्कार एक्टोपिक एंड सम अदर फीचर्स. जी मैम, और फिर ऑन पेशेंट को इस अल्ट्रासाउंड सवाल का भी जवाब देना होगा जो रोल प्लेयर ने नहीं किया, वो ये कि अगर मैं इस प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर लूं तो आखिर इसमें खतरा क्या है. ठीक है, कि अगर मैं इसको कैरी करना चाहूँ आखिर ऐसा क्या खतरा है जो अल्ट्रासाउंड पे है. अगर मैं कैरी करना चाहूँ, सपोज ये पेशेंट पैरा 1 होती या प्राइमी होती, उस प्राइमी में तो वो तो नहीं, क्योंकि वो तो स्कार एक्टोपिक के लिए एक तो एक सेक्शन होना जरूरी है मिनिमम. लेकिन ये कि अगर ये पैरा 1 होती और प्रीवियस इसका सेक्शन होता और अब ये स्कार एक्टोपिक के साथ आती, तो डेफिनेटली ये सवाल बनता है एट द एंड ऑफ रोल प्लेयर. तो उसको कैसे आंसर करना है, दिस यू शुड नो. जी आपका जी मैम. कंटिन्यू करें. Ma'am, management basically depend upon the type of scar ectopic, whether it is हाँ. exogenous or endogenous. As the ultrasound shows, this is an exogenous pregnancy, but the applying myometrium is 3.5 mm, and the beta HCG levels are 7,816. हम्म. And So this is the exogenous. this is exogenous cesarean scar pregnancy. So For the overlying parent, myometrium या जो residual myometrial thickness है that is 3.5 mm. yes, हम्म. तो and उसमें आपने जो ये जो है एक्सोजिनस जो ये है स्कार एक्टोपिक है, वो आपने कैसे डिटेक्ट की ऑन अल्ट्रासाउंड. क्या ma'am, ये because it is रिपोर्ट लिखी हुई है या आपने खुद से इसको वो किया, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है. मैम मैंने खुद से किया है तो हम्म एक तो इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट उसमें लिखा नहीं होता, उन दोनों में से क्या है, ये इसलिए मैंने हम्म किया है क्योंकि जो यूट्राइन कैविटी की तरफ एक होता है ना, उसका बल्ब वो नहीं था टुवर्ड्स ब्लैडर. हम्म माई हम्म. मटेरियल थिकनेस जो मुझे लग रही थी वो कम ही लग रही थी, लेकिन दोबारा डॉक्टर So it was अल्ट्रासाउंड कराए तो bulging ब्लड outside the external uterine wall. टुवर्ड्स ब्लैडर. ऐसा ही था क्या, जी जी towards bladder. जी ठीक है. जी. And how did you measure the endometrial myometrial thickness? मैम इट वाज मेजर्ड बाय अल्ट्रासोनोलॉजी. ओके. तो ठीक है, इसको हम एज इट इज लेते हैं. तो अब इसके हिसाब से अब ये जो myometrial thickness इज गुड, मतलब एक्सोजिनस के हिसाब से तो ये अच्छी myometrial thickness है एंड इट इज एक्सोजिनस टाइप. तो अब इसमें आप क्या उसको प्लान क्या बताओगे मैनेजमेंट का. एंड देर इज पॉजिटिव कार्डिक एक्टिविटी एंड बीटा ईसीजी इज 7,000, इज इट सो. यस. ठीक है. तो अब इसमें मैनेजमेंट ऑप्शन आपने क्या बतानी है पेशेंट को एग्जैक्टली कि अब आपको पता चल गया कि ये
अल्ट्रासाउंड फीचर्स के हिसाब से ये इस टाइप की है, और इसमें बीटा ईसीजी का भी पता चल गया, मायोमीट्रियल थिकनेस का भी पता चल गया, और इसमें कार्डियक एक्टिविटी भी पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट द डॉपलर फ्लो, वो दिया मैम था कि नहीं दिया था? मैम डॉपलर पे उन्होंने यही कहा है कि प्लेसेंटा एक्रीटा प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम नहीं है, फीचर्स नहीं है। नहीं है, अभी नहीं है। ओके, जी। तो अब फिर क्या करेंगे? So my management depends upon the patient factors and cesarean scar pregnancy and the facilities available. So I will advise the patient to have methotrexate injection. The first dose I would be giving half dose in the IM and half dose in the amniotic sac, so that the cardiac activity stops, and after that I will give the second dose of the methotrexate after measuring beta ECG on the day 4, and after that I will do hysteroscopic resection of the patient. So you will give one methotrexate injection and then you will repeat another one. Yes, madam. After how much interval? Ma'am, after 4 days. Okay, फिर फिर उसका जो है वो 5000 से जरा कम हो जाएगा बीटा ECG का लेवल भी नेक्स्ट टाइम पे, और उसके बाद फिर मैडम उसकी नेक्स्ट जो है वो हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन या फिर सर्वाइकल डायलिटेशन, तो वो सॉरी सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन। So you why you are giving this methotrexate in this patient? मैम एक तो कार्डियक What is the एक्टिविटी objective प्रेजेंट of और it? सेकंड एक तो कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, और सेकंड मैडम देयर इज इन द स्कार एक्टोपिक देयर इज ह्यूज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट hemorrhage, so I want to reduce that hemorrhage and also to stop the cardiac activity So there are two and reduce। purposes: to reduce the hemorrhage complication, और दूसरा ये कि इसकी कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसमें व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑप्शंस? Alternative options are, madam, injection of potassium chloride and hyperosmolar glucose and also etoposide. I read it so it can be given intra-amniotic. No, but if I say that you have given it intramuscularly, this methotrexate, what will be the most effective strategy to give the methotrexate in this case? Ma'am, intra-amniotic would be more उसमें effective. अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और Ultrasound अल्ट्रासाउंड के guided. साथ ये दिया जा सकता है ट्रांस एब्डोमिनली भी, अगर पेशेंट ज्यादा ओबीस नहीं है, और ट्रांस वेजाइनली भी, क्योंकि उसमें ज्यादा बेहतर लोकलाइजेशन हो सकती है। तो मैम एक ऑप्शन ये सैक भी है में कि डालो आप और सैक को सक आउट कर लो। सक आउट कर लें। एक ऑप्शन ये उसका भी है मतलब कि उसको साथ ही एस्पिरेट डाल के। बेसिकली कर लो। जी जी हम्म जी जी, मैं हाँ जी, यही क्या? बताने लगी थी कि एक ऑप्शन ये भी है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए डाल के उसको साथ ही उसके बाद फिर सेक्शन कर सेक्शन हम्म कंटेंट्स मतलब की, उसमें और यू गिव सम टाइम, मतलब ये अब मेथोट्रेक्सेट के साथ डालते ही आप नहीं करते, उसको आप टाइम देते हो, और इसमें आपने सैक के अंदर डाला, उसको एस्पिरेट किया, और उसके बाद आपने टाइम दिया 24 से 48 घंटे का, और उसके बाद फिर आप यू गो फॉर द अदर थिंग्स। अब ये तो है जो कि मतलब जो पॉसिबल है एवरीवेयर। अब सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट जो है वो किसी भी लो सेटअप में भी आप दे सकते हो, लेकिन जब हम ये देते हैं तो जाहिर है उसमें मॉनिटरिंग ये सब चीज़ें चाहिए। बाज़ दफ़ा ट्रोफोब्लास्ट जब नेक्रोज करता है तो बीटा ईसीजी इनिशियली रेज भी कर जाता है, पेशेंट को एक्यूट पेन भी हो सकती है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, एंड मैनी थिंग। और मेथोट्रेक्सेट देने से पहले कुछ एवेल्युएशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवाते हो, तो वो जी भी मैम आपने ज़रूरी करवानी है। ये सारी चीज़ें आप इसके साथ बोलोगे। और उसके जी अलावा जब आपने अगर अगर उससे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल है, ख़ास तौर पे अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट आपके यहाँ मौजूद है और फैसिलिटी है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो फिर आप उसमें नहीं, उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड सैक के अंदर डालना भी, उसमें जो है वो एक एक्सपर्ट का काम होता है, ये हर कोई नहीं डाल सकता इतनी छोटी सैक में मेथोट्रेक्सेट को डालना। तो लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अगर आपके पास है, बीटा ईसीजी आप ज्यादा है, तो फिर उसमें मेथोट्रेक्सेट का इफेक्ट तो सिर्फ शायद 40-50% ही हो, बाकी में वो फेल हो जाएगा, बिकॉज बीटा ईसीजी लेवल आर हाई। तो उसमें फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज अनदर थिंग टू वर्क अपॉन, लेकिन अगर आपके पास वो फैसिलिटी है तो।
उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? ये आपने मेथोट्रेक्सेट दे दिया या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन दे दिया. दीज आर द बेसिकली द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द हेमरेज विच इज एसोसिएटेड विद सच टाइप ऑफ एक्टोपिक्स. मैम शिरोडकर सर्कलाज का भी उन्होंने दिया हुआ कि ये भी लगा सकते हैं टू रिड्यूस द नहीं, हेमरेज। वो तो देखो हेमरेज को कम करने के लिए है, और वो उस वक्त होता है जब हेमरेज फिर हो जाए. ये हैं जो प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट्स है, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर सम सर्जिकल ऑप्शन एज वेल. चाहे वो सक्शन एवैक्यूएशन हो, चाहे वो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू हो, चाहे वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू हो. ये सारा कुछ जेस्टेशनल सेक्स साइज कितना है, बीटा ईसीजी कितना है, उसके हिसाब से, और कार्डियक एक्टिविटी, उसके बाद उसकी टाइप क्या है, ये एक्सोजिनस एंडोजिनस है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हेमरेज कितना होने के चांसेस है. अब ये जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे लिख दिया कि इसमें एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा के चांसेस कम हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बिकॉज इफ it is protruding outside and the myometrial thickness is not that much reduced. तो इसमें कैसे कहा जा सकता है कि इसमें abnormally adherent placenta के चांसेस कम हैं? उन्होंने इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक दिया. लेकिन अगर इसमें इसमें थोड़ा सा जरा ट्रिक है, वो ये कि इस वक्त उन्होंने मायोमीट्रियल थिकनेस नॉर्मल दे दी, यानी उसके अंदर इन्वेट नहीं कर रहा, और उस मायोमीट्रियल थिकनेस जो कि 3.5 mm की है, उनको कोई वेस्कुलैरिटी या डॉपलर फ्लो स्टडी से कोई ऐसा एबनॉर्मल फ्लो नहीं मिला. सो यू कैन से कि इसका एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा इस वक्त नहीं है. लेकिन यू कैन नॉट से कि इफ इट कंटिन्यूस लाइक दिस, या बाद दफा ऐसे होता है कि इसमें अगर ये इसको हम और टाइम दें तो ये ग्रेजुअली इसकी मायोमीट्रियल थिकनेस कम हो जाए, परफोरेशन तो होगी, फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एब्डोमिनल एडहेरेंट प्लेसेंटा लेटर ऑन नहीं होगा. क्योंकि जनरली स्पीकिंग जो जो सेक क्योंकि इसकी जो बेसिकली जो एंटीसिपेशन है ऑफ एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो असेस होती है ऑन सर्टन अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट्स, जिसको हम क्रॉस ओवर साइन बोलते हैं. ये अल्ट्रासाउंड की एक फीचर होती है क्रॉस ओवर साइन. क्रॉस ओवर साइंस में अगर वो कैटेगरी 1 है तो उसमें हाई चांसेस ऑफ एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा, और अगर वो टाइप 2 है तो उसमें लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा. अब अगर पेशेंट इसरार करती है कि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा एबनॉर्मल है या डेड हो गया या जो भी है, या लाइव भी है इवन, एंड द पेशेंट इज यंग एंड शी वांट्स टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, शी आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो उसका क्या नुकसान होगा, देन यू हैव टू टेल हर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड विद सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसी. और ये आप डिस्कशन बेस करोगे ऑन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन गोइंग प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. तो इसमें, और अगर इसको हम आम लैंग्वेज में समझे, यानी अगर हम इसको ये कहें कि चलो क्रॉस ओवर साइन नहीं भी पता चलता या उससे मेजर नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड पे, तो अमूमन ये जो स्कार एक टॉपिक होती है, ये ऐसा नहीं होता कि स्कार इनर लाइनिंग पे स्मूथ है और उसके साथ जाके चिपक गया. नहीं, इसमें हमेशा ये जो स्कार एक टॉपिक है वो किसी ना किसी इनर साइड पे जो स्कार डिफेक्ट होता है उसके साथ जाके ये चिपकती है. और इसमें अगर उस स्कार डिफेक्ट के अंदर, यानी ये ऐसा ऐसा समझ लें कि जैसे किसी भी दीवार में कोई शेल्फ सी बन गई हो या पाउच सी बन गई हो, तो अगर एक शेल्फ सी बनी हुई है, छोटी सी शेल्फ बनी हुई है, उसके अंदर जाके कोई चीज बैठ गई और वो वहीं पे रही, तो ये टाइप 1 बन जाती है. यानी वो अगर उस स्कार डिफेक्ट के अंदर बैठी हुई है तो ये टाइप 1 बैठ जाएगी, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा विल बी मच. और लेकिन ये है कि अगर वो उस शेल्फ के सिर्फ एक किनारे पे अटक गई तो ये टाइप 2 है, उसमें एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इस चीज पे भी हम अपनी डिस्कशन बेस कर सकते हैं. तो इसको जो है वो अगर मैंने बहुत इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो ना फाइन डिटेल्स, उस पे अल्ट्रासाउंड पे हो सकता है कभी कभी आपको ये भी आ जाए कि अल्ट्रासाउंड शोज द क्रॉस ओवर साइन पॉजिटिव फॉर 1 कैटेगरी 1,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और पेशेंट वांट्स टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, फिर आपने पेशेंट को ये बताना है कि इसमें एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें हमें कंटिन्यू करना इज़ वेरी रिस्की, और इसमें फिर हो सकता है कि हम इसमें हिस्टेरेक्टमी पे एंड अप हो जाए, और वो कैरी भी उस वक्त हो सकती है जब वो एंडोजिनस टाइप हो। एक्सोजिनस में तो उसने ग्रेजुअली मायोमीट्रियल थिकनेस को कम कर देना और उसके बाद उसने रप्चर हो जाना, क्योंकि ये आउटवर्ड ग्रो कर रही है। आउटवर्ड ग्रो करेगी, उसने मायोमीटर को थिन करते जाएगी, वो ब्लैडर में भी प्रोट्रूड कर रही है, और अल्टीमेटली उसका रप्चर हो जाएगा। तो दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूड। तो इस बेस पे जो है वो आपका पेशेंट का आंसर होगा। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट, कि उसमें हमने ट्रीटमेंट की बात की थी कि इसमें अब हम पेशेंट को काउंसल कर रहे हैं कि अब हम इसमें मेथोट्रेक्सेट देंगे। इंट्रा जो सैक है वो उसमें एक बेहतर ऑप्शन होगी, अगर अल्ट्रासाउंड वाले कर देते हैं तो ये हर जगह पे होता भी नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने उसका बीटा ईसीजी मेजर करना है, लेकिन कम से कम 48 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद करोगे तो राइज आएगा। तो अगर आपने उसको टाइम देना है तो 48 आवर्स के बाद उसका भी, बल्कि इसमें ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 72 आवर्स के बाद करो, 4 दिन के बाद करो, देन एग्जैक्टली यू नो द इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेड। क्योंकि इसमें मायोमीट्रियल थिकनेस इज नॉट दैट बैड। अगर अगर तो इसमें मायोमीट्रियल थिकनेस होती 2 मिलीमीटर या लेस देन 2 मिलीमीटर, या इवन 2.5 भी अगर हम कह लें, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उसमें उसमें फिर ऑप्शन होगी कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करो और साथ ही उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट कर दो, दैट विल द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर, क्योंकि मेथोट्रेक्सेड डज टेक टाइम। तो उसमें अब जो है वो उसके हिसाब से फिर हमने चलना होगा। अब इसमें मेथोट्रेक्सेड लगा दिया, जिस भी तरीके से लगाया, फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गोइंग बाय हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी। जी आतिका। मैडम क्रॉसओवर साइन फिर करवाएंगे, उसमें अगर टाइप 2 आता है तो फिर मैं इसको हिस्ट्रोस्कोपी के लिए प्रेफर करूंगी, और नहीं, अगर इसमें उसमें इस टाइप वक्त 1 वहां आता पे आप ये देखे ना कि ये आउट ग्रो कर रही है, सैक आउट है। ग्रो जी कर रही है। मायोमीट्रियल थिकनेस इसकी 3.5 mm है, और बीटा ईसीजी उसका था, आपने मेथोट्रेक्सेड लगा दिया, सो प्रोबेबली थोड़ा सा जो वेस्कुलरिटी है वो कम हो जाती है बाय आफ्टर गिविंग दिस कीमोथेरेपी, या आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर दी, वट एवर, वट शुड बी योर नेक्स्ट स्ट्रेटजी? बिकॉज अब उसमें क्रॉस ओवर साइन और ये सब चीजें उस वक्त करोगे जब पेशेंट कहती है इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ठीक है ना? जी इस वक्त हमें जनरली स्पीकिंग पता है कि कोई भी स्कार एक्टोपिक जो है वो बाद में अब नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा बना देती है। ये एक क्रूड सी टर्मिनोलॉजी है, एक ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन, ठीक है, जो हम पेशेंट को बताते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली शी विश टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, देन यू हैव टू गो इनटू द फाइन डिटेल्स, तब आप उसका जिक्र करोगे। ठीक है, अब तो जी हम जी उसके ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं ना। अब हमने ट्रीटमेंट पे, हमने मेथोट्रेक्सेड उसको दे दिया, और अब हमने उसको फाइनली ट्रीट करना है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन मेथोट्रेक्सेड अलोन, बिकॉज द सेक साइज इज ऑफ 7 वीक्स, और उसमें बीटा ईसीजी इसका 7000 है, और इसमें फीटल कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव है, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन मेथोट्रेक्सेड अलोन फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सो यू हैव टू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम गिविंग मेथोट्रेक्सेड एज एन इनिशियल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें अगला स्टेप क्या होगा आपका? मैम, I will counsel the patient and will do hysteroscopic resection, as she's previous 3 and have higher chances of regions हाँ, intra-abdominally. And if there is any, I will उसकी consult एक और patient भी and वजह है, उसकी एक और हिस्ट्रोस्कोपी करने की इसमें और भी वजह है, वो क्या है? इसकी मायोमेट्रियल थिकनेस मायोमीट्रियल 3.5 थिकनेस इज mm इंटैक्ट है। एडिक्वेट, मायोमीट्रियल थिकनेस ठीक है। जी, ठीक है, इसलिए फिर मायोमीट्रियल थिकनेस hysteroscopy। से भी हमें पता चलता है कि अब हम इसको हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे या लेप्रो या कंबाइंड। जी, ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलिए बेटा, कंटिन्यू मैम, रखिए। हम्म। as the myometric thickness is 3.5 and it is adequate for hysteroscopic resection. Also, the patient is previously having intra-abdominal ischemia. So, I would prefer preferably do hysteroscopic resection, but there are chances of still there are chances of microscopic trophoblastic tissue remaining in there.
I will counsel the patient that I will follow her with the beta HCG, or if during hysteroscopy really there is any adherent placenta found, so it can be converted into open or laparoscopic or combined approach. उसमें उसमें फिर आपकी कंबाइंड अप्रोच होती है, क्योंकि आपने इसको इनिशियली हिस्ट्रोस्कोपी के साथ प्रोसीड किया। हिस्ट्रोस्कोपी पे आपने उसकी रिसेक्शन करने की कोशिश की, बट एज इट इज एक्सोजिनस, आउट ऑफ द रीच ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी व्यू, क्योंकि ये बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, सारी की सारी सैक आपके सामने नहीं है, तो सम ऑफ द ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू में स्टिल बी प्रेजेंट इन दैट स्कार डिफेक्ट। तो अब वहां पे जाके उसको पूरा रिसेक्ट करना समटाइम्स इज नॉट पॉसिबल, और इसमें बहुत ज़्यादा आप कोएगुलेशन, जो थर्मल कोएगुलेशन है वो भी आप नहीं कर सकते कि बिल्कुल साथ उसके जो ब्लैडर है उसमें उसको मसला हो सकता है। सो इन दैट केस अगर आपको लगता है और उसमें ब्लीड भी है, ज़ाहिर है अगर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू रहता है और पार्शियली आपने उसको रिसेक्ट कर दिया तो नेचुरली इट हैज़ टेंडेंसी टू ब्लीड। तो अब ब्लीडिंग अगर हो जाती है, फिर आप इसके साथ कंबाइंड लेप्रोस्कोपी करोगे। लेप्रोस्कोपी पे आपने ब्लैडर को डिसेक्ट करके नीचे किया, और फिर आप एक्सटर्नली जो प्रोट्यूड कर रही है आउट ऑफ द थ्रू द एंटीरियर यूट्राइन वॉल, तो आपने उसको रिसेक्ट करना है, यानी वहां पे आप एक्साइज उसको करोगे। अंदर से आपने उसको रिसेक्ट कर दिया और कोएगुलेशन टू सम एक्सटेंट बट नॉट डीप इनटू द सैक, और फिर उसके बाद आपने लेप्रोस्कोपी के थ्रू इसको जो है वो किया। अब सपोज हमारे पास ये हिस्ट्रोस्कोप और लेप्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है या एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि व्हाट टू डू, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। एक तो ये सारे जो पेशेंट के फैक्टर हैं जिसमें बीटा एसीजी टाइप ऑफ ये सारा कुछ और उसके सिम्टम्स वगैरह, ये उसकी विशेस डिजायर्स ऑल दैट, लेकिन उसमें फिर फैसिलिटीज अवेलेबल जो हैं उस पर भी बहुत ये डिपेंड करता है। सपोज यू डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस बच जाती हैं? Ma'am, open laparotomy and then resection and anastomosis. इसमें फिर आप ओपन लेप्रोटमी तो करते हो, और विजाइनली आप उसमें सक्शन एवैक्यूएशन करते हो। सक्शन एवैक्यूएशन, और उसमें चूंकि सक्शन एवैक्यूएशन में यू कैन सक आउट द सैक बट मे नॉट बी एबल टू सक आउट द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, तो ऐसी सूरत में फिर हमें कंबाइंड लेप्रोस जो लेप्रोटमी है वो हमें करके वो देखना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन रप्चर, और उसके साथ साथ रप्चर के साथ फिर इंटरनल ब्लीड हो सकती है, तो ये भी फिर हमें कंबाइंड उसके साथ करना पड़ेगा। फॉर एंडोजिनस टाइप इट्स नॉट दैट बिग चैलेंज कि वो हमें पूरी की पूरी सैक और उसका प्लेसेंटा भी हमें तकरीबन नजर आ रहा होता है, तो वो हम उसको थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी या सक्शन एवैक्यूएशन पे कर सकते हैं, एंड देन वी कैन मॉनिटर कि उसमें कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हम इसको सारा उस वक्त एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हिस्ट्रोस्कोपी से किया और उसमें नज़र तो हमें आ रहा है इंटीरियर ऑफ द यूट्रस, लेकिन फॉर द फर्दर एवेल्युएशन हम इसमें इंट्राऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड करके भी देख सकते हैं। सो दीज आर द ऑल ऑप्शंस। और अगर पेशेंट फर्ज किया दिस सेक्शन एवैक्यूएशन के दौरान में या रिसेक्शन और एक्सीजन के दरमियान में पेशेंट ज़्यादा ब्लीड करना शुरू होता है, तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। अगेन यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन अगर उसकी एम्बुलाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो, और शिरोधकार स्टिच बेसिकली कि बिल्कुल क्लोज टू इस्थमस होता है, तो उसी तरह से जैसे हम अप्लाई करते हैं विजाइनली, वो हम थोड़ा सा हायर नियर टू द इंटरनल ऑस, फिर हम उसमें शिरोधकार सर्वाइकल स्टिच जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। वेजोप्रेसिन को लोकली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द सर्वाइकल सब्सटेंस, तो और साथ ट्रांसएमिक एसिड, ये सब चीज़ें जो रूटीन में हम दे रहे होते हैं वो सब की सब हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो होगी इसकी मैनेजमेंट। इसमें फर्ज किया इसमें अब रिकरेंट, अब पेशेंट कहती है कि उसकी फर्ज किया कि सारा हमने कर लिया सक्सेसफुली, तो पेशेंट कहती है, पेशेंट का सवाल था, आपके रोल प्लेयर ने भी ये सवाल पूछा कि विल इट हैपन अगेन इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, इसका जवाब क्या था जी आतिका? Ma'am, there are chances of 3 to 5% recurrence, and as in this case, patient would be previous poor, and there is also a history of placenta previa and
So there are high प्रीवियस chances. 4 तो नहीं होगी, रहेगी तो वो प्रीवियस 3 ही, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने ये सारी मैनेजमेंट की ना, विच विल बी लोकलाइज्ड इंसिजन या जो भी हमने एक्सिजन किया वो तो बहुत लोकलाइज्ड होगा, दैट विल नॉट बी लाइक अ रूटीन सिजेरियन सेक्शन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट द रिकरेंस? मैम टू प्रिवेंट रिकरेंस में इन्होंने यही कहा था कि अर्ली जो है उसकी जब नेक्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी होती है नहीं, हम अर्ली। इस वक्त क्या कर सकते हैं कि अगली दफा ना हो? वो तो अगली दफा जब होगा तो हम अगली स्क्रीन वो सारा कुछ तो कर लेंगे, और अगर उसने होना ही स्कार पे आके है तो उसको तो नहीं हम रोक सकते ना, मैम वो तो बाय मेटिकुलर डिफॉल्ट सर्जिकल उसने टेक्निक, इम्प्लांट किया होना है। मैम मेटिकुलर सर्जिकल टेक्निक यूज करें हम, प्रॉपरली क्या करें? good surgical technique, madam, for resection and anastomosis. उसका क्या And मतलब है? मैम प्रॉपरली इसको रिसेक्ट किया हो और उसकी जो हाँ, दोबारा जो लेयर लगाना है डिफरेंट क्लोजर, वो डबल 2 लेयर्स में क्लोज उसको करें और वो क्लोजर बेसिकली ये सर्जिकल टेक्निक्स हैं जो कि हमें जो कि प्रिवेंट या मिनिमाइज करती हैं रिस्क ऑफ स्कार एक्टोपिक, and good surgical techniques to be adopted at the time of cesarean section. सिजेरियन सेक्शन में खास तौर पे अगर प्रोलॉन्ग लेबर के बाद सेक्शन हुआ, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, हेमोस्टेसिस का प्रॉब्लम है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो हम इंसिजन देते हैं सर्जिकल इंसिजन, दैट शुड नॉट बी लो डाउन इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दैट शुड बी। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का आप लोगों ने सबने सेक्शन किया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में तो लोअर सेगमेंट इज क्वाइट हायर, यानी वो जो बेंडल्स रिंग बन जाता है बाज दफा, या पेशेंट जो इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के, और अपर सेगमेंट कम से छोटा होता जाता है, और लोअर सेगमेंट जो है वो ओवर एक्सपेंड हो जाता है, एंड बाय मिस्टेक जो है ये इंसिजन आप दे रहे होते हो लोअर इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, वहां पे इसके बनने के चांसेस होते हैं। सो यू हैव टू बेसिकली कीप एन आई ऑन द एनाटमी ऑफ द अपर एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और उसकी सारी सिचुएशन बैकग्राउंड सिचुएशन के साथ होते हुए। सेकेंडली, इट शुड बी विद द कंप्लीट हीमोस्टेसिस, नो लॉकिंग सुचर, इस्कीमिया नहीं होना चाहिए दैट इंटरफियर विद द हीमोस्टेसिस विद द ऑनवर्ड हीलिंग, और वहां पे डिफेक्ट रह जाते हैं स्कार टिश्यूज में। और उसके बाद इसमें 2 लेयर क्लोजर होना चाहिए। 2 लेयर क्लोजर में बेसिकली हम एंडोमीट्रियम को अक्सर छोड़ देते हैं, और एंडोमीट्रियम के साथ ही मायोमीट्रियम की एक इनर लेयर भी उस तरह अप्रॉक्सीमेट नहीं हो रही होती, लेकिन ये सारा जो मायोमीट्रियल क्लोजर है ये पूरे का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर लिविंग एनी डिफेक्ट इन द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दीज टिश्यूज, तो दैट बिकम्स अ निश, यानी निच का मतलब है एक रिसेस, एक शेल्फ लाइक डिफेक्ट उस स्कार में इनर साइड पे, तो वो और भी बहुत प्रॉब्लम करती है, और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये स्कार एक्टोपिक जो है उसको भी फेवर करती है। तो जो इसमें जो बाकी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इसकी वजह से हो सकता है। So, a good surgical technique is always very essential for the prevention of it. But while I'm discussing this case of managing the scar ectopic right at this time, and what steps should be taken at this time to prevent the recurrence of this scar ectopic in the next pregnancy, उससे मेरा मतलब ये है कि जब आप इसको रिसेक्ट करें या एक्साइज करें, तो साथ ही इसका वो जो स्कार डिफेक्ट है उसको भी सही कर दें, उसको सही तरह से प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेशन कर देनी चाहिए, सो एज टू मैनेज दैट रिसेस या वो जो डिफेक्ट है जिसके अंदर जाके ये इम्प्लांट हुई। क्योंकि इसमें जो उसका आर्किटेक्चर का जो डिफरेंस होता है, दैट बेसिकली द फेवर इम्प्लांटेशन एट दैट साइट, तो उस चीज को हमने मिटिगेट करना होता है, उस चीज को हमने मैनेज करना है ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैनेजिंग द स्कार डिफेक्ट या उसका जो स्कार डिफेक्ट रिपेयर है, दैट इज वेरी एसेंशियल स्टेप अगर आप सर्जरी की तरफ जा रहे हो तो, यानी अगर आपको सर्जिकल ऑप्शन है। और बाकी जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है दैट इज ओनली इन टू कंडीशन, जबकि पेशेंट स्ट्रांगली उसकी विश हो कि इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, एंड दैट प्रेगनेंसी इज एंडोजिनस टाइप विद अ गुड मायोमीट्रियल थिकनेस ओवर इट, क्योंकि अब इसने ग्रो करना इनवर्ट,
इनवर्ट ग्रो करेगी और उसमें अमूमन जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की एक बेस लाइन मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जिससे ये मायोमीट्रियम के अंदर इन्वेड नहीं करता। तो लेकिन ये है कि अगर वो उस रिसेस के अंदर बैठा हुआ है, वो स्कार एक्टोपिक उसके अंदर मौजूद है, उस शेल्फ के अंदर मौजूद है, तो भी उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो वहां पे विद द क्लोज मॉनिटरिंग, और ऐसा पेशेंट जो आपके पास बार बार आके मॉनिटरिंग करता रहे, दैट इज अ पेशेंट जहां पे आप ऑन द स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को सोच सकते हो। आफ्टर एक्सप्लेनिंग टू हर ऑल द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस के इसमें ये हो सकता है, एंड शी हैज टू बी क्वाइट विजिलेंट अबाउट द डेंजर साइंस एंड सिम्टम्स, जिसके लिए एंड शी शुड लिव नियर बाय द हॉस्पिटल, के जहाँ पे उसका जो इजी एक्सेसिबिलिटी हो किसी भी टाइम। तो इन सारी कंडीशंस के साथ फिर आप उसको अलाउ करते हो, नॉट अदरवाइज। या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे बीटा ईसीजी कम लेवल का हो, less than 5, और उसके अलावा जो है वो उसमें हार्ट कार्डियक एक्टिविटी ना हो, तो वहाँ पे आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को सोच सकते हो। तो जब ये अगर बीटा ईसीजी less than 50 होता है, तो फिर आप उसमें बाय द अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, अगर उसमें कुछ रेजिडुअल टिश्यू रह गया है तो यू ट्राई टू टेक इट आउट, क्योंकि जब रेजिडुअल टिश्यू या आरपीओसीज किसी जगह पे होते हैं तो दैट बिकम्स अ नाइडर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एवी मेल फॉर्मेशंस। एवी मेल फॉर्मेशंस अमूमन सर्जरी के नतीजे में, इन्फेक्शन के नतीजे में, ट्रॉमा के नतीजे में, डीएनसी के नतीजे में बन सकते हैं, एंड दैट इज एन अदर लूप होल के जिसमें ब्लीडिंग के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको आपने इस तरह से लेके चलना है। चूंकि अब ये सवाल मुझसे पूछा गया था ऑन फोन, बट आई फेल्ट कि इसमें सिर्फ इसका मुख्तसर सा जवाब नहीं दिया जा सकता। ये मेरा ख्याल है शायद आतिका ने पूछा हो, तो इसका इस तरह से, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाली, और उसमें प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के, और उसमें इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट के, आई फेल्ट द नीड के इसको ज़रा डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए टू क्लियर ऑल द क्वेरीज। ठीक है, जी जी तो मैडम, इस मैंने ही पूछा था। मैडम एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में। डॉक्टर इमराना हम्म ने जब ये स्टार्ट में बात की है कि आपने घर भेजा है, ठीक है, हम्म मैं समझ रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा emphasis देना चाहिए था कि आपने वापस आना है, बट द थिंग इज हाँ, मैडम जो आपने नाइट आपने आपने तो बेटा उसको पंफलेट दे के घर भेज दिया ना, उसका मतलब ये है कि ठीक है, आराम करो, चिल करो, कोई मसला नहीं। मैम, नहीं, पम्फलेट देने का मेरा मकसद था उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो देख ले। मैंने ये बोलते हुए तब हाँ, उस पॉइंट पे उसको दिया है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है, ऐसे ऐसे लेकिन कंबाइंड है आपने उसको बताना है कि आपका मसला इस वक्त चल रहा है, हो सकता है ये चल रहा हो, इसको हमें जी जी आपको अंडर कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट हमें फौरी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है घर पे। वो आपको हमें हॉस्पिटल में दाखिल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन वर्सन कर सकती है एट एनी मोमेंट। जी। और सेकंड मैडम, एक मेरे माइंड में उस टाइम पॉइंट ये भी चल रहा था कि हम्म जो सिजेरियन कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उनका जो, और इसका जो अल्ट्रासाउंड पे 3.5 mm थी मेरे माइंड में कि अच्छा ये है। मैम, इसमें हम्म एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये इसमें लाइव बर्थ रेट भी है, जो जिन कंडीशंस में पेशेंट जो है वो एआरटी लेता है या उसकी पहले बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है। तो ये हम्म डाटा जो एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 2024 का केस सीरीज है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये सिजेरियन स्कार जो है वो उसमें 27 लाइव बर्थ्स भी हुई है। तो मेरे माइंड में एक वो हम्म। पॉइंट भी था कि नहीं ठीक है नहीं, मैं इतना। वही तो कह रही हूँ। अब हो सकता है पेशेंट की आपके पास आती कोई 25-26 हफ्ते पे, और आपको पता चलता कि ये एंटीरियर प्लेसेंटा है जस्ट बिहाइंड द स्कार, और ये इसी तरह के एंडोजिनस टाइप ऑफ स्कार एक टॉपिक होती जो आपको नहीं पता चला क्योंकि पेशेंट ने शुरू में फॉलो नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन तो बिल्कुल हो सकती है, और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि एबनॉर्मली एडहेरेंट ही हो। एबनॉर्मली एडहेरेंट के अगरचे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंटीरियर लोकेटेड प्लेसेंटा जस्ट बिहाइंड द स्कार, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस सेक्शन वाइज, नंबर ऑफ सेक्शन वाइज। तो ये जब लेट आता है तो उस वक्त तो आपको, आपके लिए ये डायग्नोसिस करना आसान नहीं होता। तो इसलिए जो है वो ये अर्ली जेस्टेशन पे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इट इज लोकेटेड एंटीरियरली बिहाइंड द स्कार। लेटर जेस्टेशन में ये जाके तो आप डायग्नोसिस बनाना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो तो आपको इसी तरह नजर आएगा कि प्लेसेंटा लोकेटेड एंटीरियरली बिहाइंड द स्कार।
जबकि वो प्रेगनेंसी ग्रो कर चुकी होती है इनवर्ड इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, जी मैडम। और वो एंडोजिनस टाइप होती है, और वो अमूमन टाइप 2 होती है, अगर हम क्रॉस ओवर साइन के हिसाब से भी सोचे तो। ठीक है, ये जी क्रॉस ओवर साइन का मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी अगर ये चीज आ जाती है तो आप कम से कम उससे अवेयर हो। जरूरी नहीं कि आप इसको बोलो या लिखो, ठीक है, लेकिन ये आपको इसकी पता होना चाहिए कि ये भी एक साइन है जिससे हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं, और ये हमें अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बताता है। और एक लेमैन तो नहीं, मतलब एक आम डॉक्टर जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट नहीं है, वो इसका अंदाजा इस चीज से लगाता है कि अगर उस रिसेस के अंदर है तो वो टाइप 1 है, उस रिसेस के किनारे पे है तो वो टाइप 2 है। ये एक मतलब बहुत क्रूड सा एक मैं कह सकती हूँ कि एक परसेप्शन आप कर सकते हो ऑन अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड पे स्कार एक्टोपिक देखनी आनी चाहिए। जी मैडम। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर रोल प्लेयर का कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस केस हम्म। में जिसमें इमरजेंसी कोई ऐसी नहीं निकल रही है एट द एंड ऑफ, तो हम उसको जो है वो लीफलेट दें अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो फिर, क्योंकि रोल प्लेयर का जो नहीं, एक लेकिन बेटा देखो, टेम्पलेट है। स्कार एक्टोपिक में इमरजेंसी बनने में कितना टाइम लगता है? अब देखो, हमारे पास अगर 7 वीक्स पे ट्यूबल प्रेगनेंसी आ जाती है तो हम उसको घर तो नहीं भेजते ना। जी जी हम उसको पहले अपने पास एडमिट करते हैं, खास तौर पे अगर वो कुछ पेशेंट का ऐसा होता है कि वो कंप्लाइंट नहीं होते। एक पढ़ा लिखा मरीज तो कंप्लाइंट होता है, लेकिन फिर भी उनको सारा कुछ समझाना पड़ता है। आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपके पास दोबारा वापस ही ना आए और वो रप्चर के साथ फिर आए। तो जी जी उसमें भी हम मरीज को दाखिल कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस वी डिफाइन के इसमें कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं है, बीटा IC लेस देन 1000 है, तो इसको हम सेफली भेज सकते हैं। वो भी मेडिकल मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि पेशेंट कंप्लाइंट हो। जी जी कंप्लाइंट नहीं है तो इवन फॉर अ लो रिस्क एक टॉपिक भी आपकी मेडिकल मैनेजमेंट जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि उसके साथ बड़ा लंबा फॉलोअप चाहिए होता है। तो पेशेंट का कंप्लायंस, एजुकेशनल स्टेटस, नियरनेस टू द हॉस्पिटल, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि चाहे ये मरीज कैंडिडेट है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का, लेकिन मैं इसमें इसलिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करूंगी कि पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है, बहुत दूर रहती है और दोबारा हमारे पास आ नहीं सकती, फैमिली सपोर्ट उसके वो अवेलेबल नहीं है। दीज आर द डिसाइडिंग पैरामीटर्स फॉर द टाइप ऑफ मैनेजमेंट। जी ठीक है। ठीक है, ये वो क्राइटेरिया हैं जो आपकी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि हम एक अक्रॉस द बोर्ड एक मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। स्कार एक टॉपिक में ये नंबर 1 2 3 ये है, दिस हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। एक सेम क्राइटेरिया वाले एक मरीज को हम कंजर्वेटिव दे रहे होते हैं और दूसरे की हम सर्जरी कर रहे होते हैं, इन्हीं इन्हीं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बेस करते हुए। ठीक है, तो ये चीजें जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि किस पेशेंट को क्या सूट करेगा, मेडिकली भी और सोशली भी। ठीक। जी मैडम, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। चले जी, अब और तो किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैम मेरा ओके एक क्वेश्चन है। जी। जी मैम, जैसे अब ये आपका रिप्रेजेंट किया और वही बात एडमिशन वाली और घर भेजने वाली, हम्म। फर्ज करो अगर ये केस हमारे मतलब एग्जाम में आ जाता है और हमने सारी मैनेजमेंट ठीक बताई, एट द एंड पेशेंट को पेन भी थी, और जैसे अगर फर्ज करो मेरा ही ये आ जाता है और मैं कह देती हूँ कि चलो अभी आप घर चले जाओ, तो एग्जामिनर कितनी गुंजाइश इसमें हमारे लिए रखेगा सिर्फ घर भेजने पे देखो, ही? एग्जामिनर सिर्फ उतनी ही गुंजाइश रखेगा जिसमें पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। पेशेंट सेफ्टी आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, और पेशेंट सेफ्टी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। मतलब उसमें आप मरीज से ड्रग एलर्जी क्यों पूछती हो? क्योंकि वो पेशेंट सेफ्टी का इशू है। और आप पेशेंट सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट होने, ये दो लफ्ज तो जरूर बोलो, पेशेंट सेफ्टी आदि कवर हो जाती है। लेकिन दूसरी पेशेंट सेफ्टी ये है, अब इसमें अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपने उसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाया कि नहीं लगाया? ऐसा तो नहीं था कि पेशेंट में कोई प्रॉब्लम था या होने के चांसेस थे और आपने मरीज को जो है वो घर भेज दिया कि ठीक है कुछ मसला नहीं है, बस जाओ आराम से बैठो, जब तैयार हो जाओगी तो आ जाना।
लेकिन एक सिचुएशन है जिसमें, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन चल रही है, या चलो नहीं भी अगर सिम्टम उस वक्त, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं, उसमें आप घर ना भेजो, या कम से कम अगर आपके पास सारा डेटा मौजूद है, यानी उसका बीटा, ये फर्ज किया आप यही पेशेंट है, यही वाली पेशेंट जो आपका ने प्रेजेंट की, अगर फर्ज किया इसमें जेस्टेशनल सेक्स साइज कम होता, यानी समझ लो कि 6 वीक्स का होता, लेकिन उसकी कार्डियक एक्टिविटी ना होती, और उसमें जो है वो बीटा ईसीजी का लेवल होता, फर्ज किया 2500 या 3000, तो उसमें हम उसको आफ्टर द वर्कअप, उसमें हम उसको मेथोट्रेक्सेट दे के घर भेज सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में, और अब मेथोट्रेक्सेट भी देना फौरी फौरी तौर पे तो नहीं होता, पहले आप कुछ टेस्ट करवाते हो, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट करते हो, और फिर उसके बाद, और वो भी उसके फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग के, खाली मरीज की काउंसलिंग नहीं करनी होती, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन जिसमें मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी हाई हो किसी भी कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में, तो उसमें फैमिली को आप ज़रूर इन्वॉल्व करते हो, इवन फॉर द लो रिस्क कंडीशन भी, क्योंकि अगर हमें कॉम्प्लिकेशन होते हुए पता नहीं चलता, इवन इन द लो रिस्क पेशेंट, तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, अनलेस के कोई ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में फिर आप हॉस्पिटल एडमिन को इन्वॉल्व करते हो, जहाँ पे कोई अकॉम्पनिंग पर्सन नहीं होता, आप अकेले और एक अकेला मरीज, ये चीज़ें फिर जो है वो उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हॉस्पिटल एडमिन को जब आप इन्वॉल्व करते हो इन अ नॉन अकॉम्पनिंग पेशेंट, तो समझो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में, ये जो मैंने अभी बताई इसकी कंडीशंस, वहां तो आप उसको भेज सकते हो, क्योंकि फिर आपने उसका फॉलो अप करना है बाय बीटा HCG, और वो कम से कम 72 आवर्स के बाद होगा। अब इस दरमियान में पेशेंट को पेन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। ऐसी कंडीशन में पेशेंट उसको नॉर्मल समझते हुए घर ना बैठे, she should report to the hospital immediately, because this can also be a sign of rupture। हम उसको सिर्फ नॉर्मल की तरफ ना लेके जाएं, उसमें हम एबनॉर्मल वेरिएंट भी उसका तलाश करें कि इसमें ये भी वजह हो सकती है, और वो वजह फिर आपने एवेलुएट करनी होती है बाय अल्ट्रासाउंड, बाय हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, और ये सारी चीज़ों के साथ आप कर रहे होते हैं। तो ये कंडीशन है जो आपने लगानी ही लगानी है मरीज के ऊपर, और वो उस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक होगा। इज इट क्लियर? जी मैम, क्लियर है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी। चलें जी, अब मैम नेक्स्ट स्टॉप टॉपिक करते हैं बता क्लास। दें प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक आप बताओ, बल्कि डिसाइड कर लिया करो क्लास में, ताकि सबको पता हो और वो इसको फिर तैयार कर सकें। हाँ जी, क्लास में डिसाइड कर लिया करें, क्योंकि वो मैम हाँ, फ्राइडे मेरा को भी यही नाइट को ख्याल है कि बताते हैं, क्लास तो में हम फिर डिसाइड, जी जी हाँ क्लास में एक डिसाइड कर लिया करें, क्योंकि बाद दफ़ा मुझे भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, आई एम सो बिजी। तो जी ये अगर आप क्लास में डिसाइड कर लें, तो कम से कम बाकी सबको पता होता है, सारे ऑन बोर्ड होते हैं, और वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर ही उनको समझ भी आएगी, या उनके ज़हन में जो सवाल होंगे वो तब ही अराइज करते हैं जब एक मैम बैकग्राउंड नॉलेज। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी के 4-5 सिनेरियो कर लेते हैं मैडम, वो चलो मुश्किल है ठीक है, गाइडलाइन, ये ठीक कर है, लेते ठीक है, चलो ओके, ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। हैं। थैंक यू।